अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। होप यू आर गुड, होप यू आर गुड डूइंग इन योर स्टडीज एंड ऑल्सो यू आर डूइंग प्रिपरेशंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो आज हम एक नया वीडियो लेक्चर आपके सामने हम अब आज बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो बेटा ये बायोलॉजी का एक अहम पोर्शन है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके नीट के अंदर आते हैं वो सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी यहाँ पे वन बाय वन। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप उन सवालों के जवाब दे सकते हो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजी। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई विल डिफाइन इट इन अ वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज टाइम। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम एक जनरल डेफिनेशन दे रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी यानी कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with study of normal functions of living organisms and their parts. बेटा अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करेंगे तब हम इसको सिंपल डेफिनेशन से डिफाइन करेंगे। फिजियोलॉजी कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज how human body works, यानी कि इंसान की जो बॉडी है, इंसान का जो जिस्म है वो कैसे काम करता है। ठीक है, इंसान की जो बॉडी है ये कैसे काम करता है, ये तो हमें पता ही है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। या इसके साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं हाउ ऑर्गन्स इन ऑर्गन सिस्टम या हाउ ऑर्गन्स इन ऑर्गन सिस्टम वर्क्स। ओके, हाउ molecules in cell behaves, yeah, how molecules in cells behaves, what happens in a healthy person's body in everyday life. तो हम फिजियोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं, ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। अब यहां पे नॉर्मल फंक्शंस क्या होती है, देखो बेटा फिजियोलॉजी में हम सिंपल सी बात बोलते हैं। फिजियोलॉजी में हम जैसे हमने डाइजेशन पढ़ ली, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ते हैं, कौन कौन सा ऑर्गन डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है, किसका क्या रोल है। वैसे ही रेस्पिरेशन के ऊपर आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो रेस्पिरेशन कैसे होती है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है, कौन कौन सा ऑर्गन
इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में, इस सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। नंबर थर्ड, अगर हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे, एक्सक्रीशन के बारे में, कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज सिंपली टू अंडरस्टैंड, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। मैंने यहां पे और एक डेफिनेशन लिखी कि हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स, कैसे हमारी बॉडी काम करती है। मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं तो दैट मीन्स ये मेरे अंदर के जो ऑर्गन्स है वो कोऑर्डिनेटली काम कर रहे हैं। तो मैं इस टाइम बोल रहा हूं दैट मीन्स मेरा माइंड इन्वॉल्व है, मेरे हाथ इन्वॉल्व है, मेरी आंखें इन्वॉल्व है, मेरी जो टंग है ये इन्वॉल्व है। तो हाउ ऑर्गन्स इन ऑर्गन सिस्टम वर्क्स, ऑर्गन सिस्टम जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठे काम करते हैं, ये तो सबको पता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं ये हम इसमें स्टडी करते हैं। व्हाट हैपेंस, हाउ मॉलिक्यूल्स इन सेल्स बिहेव्स, जो भी मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर होते हैं वो मॉलिक्यूल्स किस तरह का काम करते हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। या व्हाट हैपेंस इन ए हेल्दी पर्सन्स बॉडी इन एवरीडे लाइफ, या हम ये भी इसमें स्टडी कर सकते हैं व्हाट हैपेंस, क्या हो जाता है when someone gets sick, क्या हो जाता है जब एक पर्सन बीमार हो जाता है। तो बॉडी के अंदर किस तरह की तब्दीलियां आ जाती है, कैसी चेंजेस आ जाती है, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, किस तरह की वीकनेस आ जाती है, ये सारी चीजें जो है हम इस फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूं, मैं ये बोलूंगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो भी चीज है ये कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके अंदर सेल्स कौन सी काम करती है, ये सारी चीजें जो है हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, नाउ ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें इसी का पहला चैप्टर जो उठाना है, जिसकी मैं आज इंट्रोडक्शन दूंगा, वो क्या है, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इस चीज को समझने के लिए, यानी कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक ऐसी चीज पढ़नी है जिसकी डाइजेशन होती है। डाइजेशन का सिंपली मतलब यह है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है ताकि उससे एनर्जी हमें मिले, ताकि हमारी बॉडी ग्रो करे, ताकि हमारे टिश्यूज जो है उनकी रिपेयरमेंट हो जाए। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए, अगर कोई डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ रहा है, लेकिन बेटा यह भी तो पता होना चाहिए कि किस चीज की डाइजेशन हो रही है, किस चीज की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो बेटा वो कौन सी चीज है, वो है फूड। तो फूड की डाइजेशन होती है, फूड की ही एब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन बेटा जो हम फूड खाते हैं, हम किस तरह का फूड खाते हैं, फूड क्या होता है। हम किसी को बोलेंगे अरे यार फूड क्या होता है, तो वो बोलेगा सर कोई भी खाने की चीज। चलो मान लिया खाने की चीज है, लेकिन बात यह है बेटा फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि इट इज न्यूट्रिशियस। तो हम ये लिख सकते हैं एनी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस जो क्या प्रोवाइड करेगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यानी कि हम रोजमर्रा जिंदगी में हम सुबह शाम बहुत सारे फूड्स खाते हैं। सुबह सवेरे उठते हैं तो ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट में जैसे कि चाय, कभी कभार ऑमलेट या बॉइल्ड एग्स खाते हैं। तो लंच में जैसे कि हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, या हम राजमा खाते हैं, चिकन खाते हैं, व्हाटएवर। डिनर में भी इस तरह का खाना हम खाते हैं, तो वो हमारा फूड होता है। ठीक है, तो जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी जब हमारी बॉडी के अंदर होगी तभी हम हर एक काम कर सकते हैं। मेरे पास एनर्जी है तभी मैं आपके सामने अभी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं।
जब मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो मैं ये जो मेरे बॉडी से या मेरे मुंह से जो भी वर्ड निकल रहा है तो इसमें भी एनर्जी होनी चाहिए। मैं यहां पे मूवमेंट कर रहा हूं तो इसमें भी मुझे एनर्जी लगती है। आप अगर सोते भी हो तो उसमें भी एनर्जी चाहिए। इन शॉर्ट वी कैन से फूड जो है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन फूड जो होता है ये न्यूट्रिशियस होता है। न्यूट्रिशियस का मतलब होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रब इट। ये एक इजी चैप्टर है, इसमें से कम मतलब मुझे लगता है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो आपके नीट में आए हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आपके सामने। और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो लेक्चर के नीचे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखो बेटा, फूड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फूड जो है आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। वो कहते हैं ना, यार मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो जब तक आप खाना नहीं खाओगे ना तब तक कोई भी काम पॉसिबल तो है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन फूड जो है ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, किनकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो वैसे ही हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? वो फूड ही है। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स एनर्जी एंड organic substances or molecules for growth and repairment of tissues or repair of tissues। भाई कॉमन सेंस है, जब हम खाना खाएंगे एनर्जी मिलेगी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? यानी कि कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। तो आप देख सकते हो कि हमारे इर्द गिर्द कार्बन ही घूम रहा है। आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो उसके अंदर भी कार्बन है, प्रोटीन लेते हो उसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। आप कोई फैट लेते हो उसके अंदर भी कार्बन है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है फॉर ग्रोथ के लिए, ताकि वो बढ़े, ताकि उसकी बॉडी का साइज इंक्रीज हो जाए, ताकि उसकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाए। एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, यानी कि मरम्मत टिश्यूज की। किसी बॉडी के अंदर किसी जगह पे कोई टिश्यू इंजर्ड होता है या उसमें रिपेयरमेंट की जरूरत होती है, तो जब हमें एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी उसी एनर्जी की मदद से ये रिपेयरमेंट भी हो जाएगा, प्लस ग्रोथ भी हो जाएगी। आई थिंक दिस इज सिंपल। दिस इज फूड, बेसिक रिक्वायरमेंट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ टिश्यूज। ओके बेटा, वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज, ये जो हमारा फूड होता है, देखो बेटा फूड के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है? बेटा फूड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं या हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। जो मेन कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं वो है, नंबर फर्स्ट यहां पे मैं लिख देता हूं, वन दैट इज कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। नंबर टू प्रोटीन्स, नंबर थ्री फैट्स। बेटा इसके ऊपर एक मेन क्वेश्चन आया है नीट के अंदर, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। होप आप उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे और इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे बिट बाय बिट, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड्स।
एनर्जी गिविंग फूड्स, ये एथलीट्स, मोस्ट ऑफ द एथलीट्स जो क्रिकेटर्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट, इंस्टेंट एनर्जी लेते हैं। तो प्रोटीन रिच डाइट भी लेते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट उसी टाइम लेते हैं जब वो ज्यादा थक जाते हैं, उनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। तो प्रोटीन्स आपने देखे होंगे, जिम बॉयज आजकल ज्यादा मतलब लड़के जो है बॉडी बनाने में लगे हैं, तो वो ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, जैसे वही प्रोटीन होता है, ठीक है। और फैट, फैट भी एक न्यूट्रिएंट है, इससे भी एनर्जी हासिल होती है, बट ये स्टोर रहता है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के टिश्यूज के अंदर, जैसे एडिपोज टिश्यू है, फैट इन द बेली रीजन, फैट इन द नेक रीजन, या हमारे जो इंटेस्टाइन है इनके इर्द गिर्द फैट जमा हो जाती है। ये मतलब एक तरह की एक हम बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग इमरजेंसी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो वही एक एग्जाम्पल देता हूं, एक सिंपल सी एग्जाम्पल, जैसे हम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फास्टिंग और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, जब हम सुबह सवेरे सहरी खाते हैं, तो सहरी में जो भी हमारा फूड होता है उससे एनर्जी कब तक मिलेगी? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे। लेकिन इसके बाद जो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट होता है वो उसी से एनर्जी मिलती है। नंबर 2, ऐसा नहीं है कि खाली फैट से एनर्जी मिलेगी, नहीं, जो हमारे लिवर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, यानी कि जिसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं, वो कन्वर्ट होके किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, उससे भी एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए फैट जो है ये हम इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। वन टू मोर थिंग्स, दैट इज vitamins and minerals, they are also required to our body, ये भी हमारी बॉडी को चाहिए, बट इन स्मॉल क्वांटिटीज, स्मॉल क्वांटिटीज। लेकिन हर एक चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। ऐसा नहीं है कि हम खाली ये 3 ले और इनका लेना जरूरी नहीं, जरूरी ये भी है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी की वजह से हो जाते हैं, इन विटामिन की डेफिशिएंसी से हो जाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ विटामिन के नाम बताता हूं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, या विटामिन B12। तो ऐसे बहुत सारे विटामिन हैं, हमें यहां पे अभी डिस्कस नहीं करना है विटामिन के बारे में, दिस विल बी डिस्कस लेटर ऑन। अगर ए नहीं होगा तो जैसे आपने नॉर्मल छोटे छोटे क्लास में पढ़ा होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, स्कर्वी, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन डी, आपकी टांगे यानी कि आपकी बोन्स वीक हो जाती है, ऑस्टियोमैलासिया एंड रिकेट्स। विटामिन ई जो आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन के जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। यानी कि इन शॉर्ट आई कैन से कि ये विटामिन जो है दे आर नेसेसरी फॉर द बॉडी, एंड मिनरल्स टू, दे आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी बट इन माइन्यूट क्वांटिटीज। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई विल राइट हियर, मैं यहां पे लिखूंगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चे जो है ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये जो वाटर है, क्या वाटर एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिससे एनर्जी निकलती है? देखो बेटा, वाटर जो है, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। और नंबर सेकंड, it also prevents the body from dehydration. बहुत सारी ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिनमें पानी का इस्तेमाल होता है, जैसे डाइजेशन में आप पानी लेते हो तो फूड को ब्रेक डाउन करने में आसानी हो जाती है जब आपके पास पानी बहुत अमाउंट में अवेलेबल हो। नंबर 2, आप देखते हो एक्सक्रीशन में, जैसे एक्सेस सॉल्ट्स को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, या हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। अगर ड्यूरिंग द सीजन्स, जब हम समर सीजन्स में बहुत ज़्यादा पानी की मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है, तो उस टाइम बॉडी को बहुत ज़्यादा पानी
चाहिए, ठीक है, क्योंकि बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर जो है लॉस भी हो जाता है थ्रू यूरिन, थ्रू स्वेटिंग एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। ओके बेटा, सो वाटर ये एक अहम कंपोनेंट है, ये सॉरी इट इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने ये भी बोला था कि इसके रिगार्डिंग जो है एक अहम क्वेश्चन आया था, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा। बट इसके बाद जो है वो ये है कि ये जो हमारा फूड है, हमारा जो फूड है इसके अंदर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि यही जो मैंने अभी डिस्कस किए, क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, यानी कि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो यहां पे एनसीईआरटी में मेंशन है आवर बॉडी कैनॉट यूटिलाइज these molecules directly। हमारी बॉडी इनको यूटिलाइज डायरेक्टली नहीं कर सकती है। वाई? बिकॉज ये इनका साइज जो होता है बहुत बड़ा होता है। सो अब अगर डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती है तो तब हमें क्या करना है? फर्स्ट दे मस्ट बी broken down into simpler forms or we can say absorbable forms। यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बायोमैक्रोमोलिक्यूल एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे पास एक बायोमैक्रोमोलिक्यूल यानी कि पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स पॉलीसेकेराइड होगा या ओलिगोसेकेराइड होगा। तो सबसे पहले हमें इसको काटना है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स ताकि ये मोनोमर यूनिट्स में डिवाइड हो जाए, ताकि ये एक सिंपलर यूनिट्स में डिवाइड हो जाए, ताकि इसको फिर हमारी बॉडी जो है डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सके या यूटिलाइज कर सके। तो चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो। प्रोटीन तो आपको पता ही है एक लॉन्ग चेन होती है अमीनो एसिड्स की। तो सेम इज द केस विद द फैट्स। तो ये सारी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो होते हैं व्हेन दे आर ज्वाइंड विद ईच अदर, यानी कि एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ, दूसरा तीसरे यूनिट के साथ एक लॉन्ग चेन बनती है, एक बायोमैक्रोमोलिक्यूल बन जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? इसको ब्रोकन डाउन करना है, किसमें? सिंपलर फॉर्म में या एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है बेटा। लेकिन किस प्रोसेस की मदद से? बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन प्रोसेस की मदद से, ओके। कौन करता है? बाय डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकती हमारी बॉडी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें इन मॉलिक्यूल्स को या इन बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ना है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि हमारी बॉडी जो है इनको यूटिलाइज कर सके, ताकि एब्जॉर्ब हो सके। लेकिन ये कौन करता है? ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, ठीक है। और किस प्रोसेस की मदद से? डाइजेशन की प्रोसेस की मदद से, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि ये जो डाइजेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, मैं घर से नहीं लेके आ रहा हूं। द कन्वर्शन का मतलब तब्दील हो जाना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। लेकिन यहां पे कौन सी फॉर्म है और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है? द कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स into simpler
सिंपलर और एब्जॉर्बेबल, फिर से फॉर्म्स with the help of digestive system, by mechanical and chemical methods. ओके बेटा, यानी कि डाइजेशन वो एक प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स जो है वो ब्रेक डाउन होके सिंपलर या एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल और केमिकल मेथड्स। ये मैकेनिकल और केमिकल मेथड्स क्या होता है बेटा? जब हम सिंपल सी बात आपको बोलेंगे, सुबह सवेरे जब आप उठते हो या ब्रेकफास्ट खाते हो या हम सिंपल लंच खाते हैं, तो आप जो भी फूड खाते हो उसको आप चबाते हो दांतों की मदद से। दांत आपको चबाने में मदद करते हैं, यानी कि जो हम आपका कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी ग्राइंडिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, ठीक है, बाइटिंग हो रही है, फिर आपके स्टमक में जाता है जहां पे केमिकल मेथड्स का इस्तेमाल होता है विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, पर्टिकुलर एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। प्रोटीन्स के लिए अलग है, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग है और फैट्स के लिए अलग है। लेकिन यहां पे हमें वो चीज जो है वो लेटर ऑन हमें डिस्कस करनी है, लेकिन यहां पे आपको मैं यही समझा रहा हूं, जो आप खाना खाते हो उसकी डाइजेशन हो रही है मैकेनिकली भी और केमिकली भी। कौन कर रहा है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। किसकी मदद से कर रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से ही हो रही है, लेकिन मैकेनिकली भी और केमिकली भी। लेकिन इसमें कुछ एंजाइम्स भी इन्वॉल्व है और कुछ हमारे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। तो बेटा आज के सेक्शन में, आज इस वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि फिजियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। हमने जो पहला चैप्टर उठाया है ज़ूलॉजी पोर्शन का, वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि डाइजेशन किस चीज की हो रही है, एब्जॉर्प्शन किस चीज की हो रही है। तो हमने फूड पढ़ा, हमने ये बोला कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं और रिपेयरमेंट ऑफ टिश्यूज भी बोल सकते हैं। हमने इसके बाद बोला कि फूड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, ये भी कंपोनेंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है जिससे एनर्जी मिलती है। तो हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी गिविंग है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग है, फैट जो है इमरजेंसी में इस्तेमाल होता है या हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। फिर इसके बाद मैंने ये बोला कि इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स भी जरूरी है, मिनरल्स भी जरूरी है। फिर मैंने ये बोला कि वाटर जो होता है ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड के अंदर, इसके बगैर हमारे डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस में मदद करता है। प्लस ये एक अहम रोल होता है, इसका अहम रोल होता है डिहाइड्रेशन ऑफ द, यानी कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। फिर हमने बोला कि जो हमारा फूड है इसके अंदर बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं, वो बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स वही है, कार्बोहाइड्रेट जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर यूनिट्स, वैसे ही लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स कॉल्ड प्रोटीन्स, वैसे ही लॉन्ग चेन ऑफ जैसे फैटी एसिड्स, ठीक है, तो वो एक फैट बनाते हैं। तो इनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड हो जाते हैं। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन, यानी कि कन्वर्शन, तब्दील हो जाना, कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल, सो दैट इट विल बी एब्जॉर्बेबल, सो दैट इसको हमारी बॉडी जो है इजिली डाइजेस्ट कर सके, इजिली एब्जॉर्ब कर सके, ताकि इसकी फिर फर्दर सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाए, ताकि इससे हमें एनर्जी मिले, ताकि वो एनर्जी जो है हम डिफरेंट प्रोसेस में, डिफरेंट एक्टिविटीज में इसका इस्तेमाल हो जाए, ठीक है बेटा। तो मैंने बीच में बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में एक क्वेश्चन आया था नीट में। मैं वो क्वेश्चन जो है यहां पे आपके सामने रखता हूं, और आप इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है, आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप इसके आंसर्स प्रोवाइड करोगे, क्योंकि मैं जो ये प्रॉब्लम, ये जो क्वेश्चन है,
इसको मैं समझाऊंगा पूरी तरह से, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इसका आंसर यहीं पे बोलूंगा, मुझे आपका जो आप तक आज तक आपने जो फिजियोलॉजी पढ़ी है, तो वो मुझे चेक करनी है कि आपने कितना पढ़ा है, आपकी नजर कितनी है एनसीईआरटी के ऊपर। तो मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। अ हेल्दी पर्सन eats the following diet. डाइट के बारे में और एक बात याद आ गई, हमारा जो फूड होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए, इसके अंदर सारे जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होनी चाहिए, ठीक है, तभी कोई डेफिशिएंसी डिजीज नहीं हो जाएगी। तो 5 grams ऑफ raw sugar. Number 2, 4 grams of albumin. Okay, and 10 grams of buffalo ghee. वैसे हमारे यहां अवेलेबल नहीं है। And 2 grams of vegetable oil. सॉरी, वेजिटेबल ऑयल नहीं है, वेजिटेबल घी है। And 5 grams lignin. तो यहां पे हमें पता है, ये क्वेश्चन ऐसे दिया है और इसके ऑप्शंस क्या है, मैं यहां पे ऑप्शंस 4 भी बताऊंगा। ए 126, सॉरी इसका आधा क्वेश्चन तो भूल ही गई, एक सेकेंड। हाँ, तो इसके लास्ट में क्या लिखा है, हाउ मैनी कैलोरीज he is likely to get. देखो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, एक पर्सन ने अपने जो इसका शेड्यूल डाइट है उसमें उसने क्या खाया, 5 ग्राम रॉ शुगर लिया, 4 ग्राम एल्बुमिन लिया, 10 ग्राम बफेलो घी लिया, 2 ग्राम वेजिटेबल घी लिया और 5 ग्राम लिग्निन लिया, ठीक है। हाउ मैनी कैलोरीज, यानी कि इसको कितनी एनर्जी मिली। सिंपल भाषा में हम यही बोल सकते हैं कि जब ये डाइट खाएगा तो इसको कितनी एनर्जी मिलती है इन किलो कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसका फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या है, यानी कि सिंपल भाषा में यह बोलूंगा कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से कितनी एनर्जी मिलती है, ठीक है। प्रोटीन का 1 ग्राम जब ब्रेक डाउन हो जाएगा इससे कितनी एनर्जी मिलेगी, फैट के 1 ग्राम का जब बर्न हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, इससे कितनी एनर्जी मिलेगी, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी में एक बॉक्स बनाया गया है, वो भी येलो कलर का बॉक्स है, येलो ग्रीन कलर का बॉक्स है। आप उसमें ये देख सकते हो कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी निकलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी निकलती है, 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी निकलती है, ठीक है। अब मैं आपके ऊपर नहीं रखता हूं, अब मैं खुद इसको सॉल्व करता हूं। तो पहला ऑप्शन जो है दैट इज 126, ऑप्शन बी इज 164, ऑप्शन सी इज 112 एंड ऑप्शन डी इज 144। अब मैं इसको 1 मिनट में सॉल्व करूंगा। देखो बेटा, रॉ शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट है, एल्बुमिन अंडे के अंदर होता है, ये प्रोटीनिशियस होता है, ये प्रोटीन है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है यही भी स्टूडेंट। रॉ शुगर ये है क्या, ये कौन सी चीज है, एल्बुमिन है क्या, एल्बुमिन है क्या, इसीलिए ये एल्बुमिन पता होना चाहिए। बफेलो घी पता ही है, ये तो फैट है। वेजिटेबल घी पता ही है, ये भी फैट है।
अब लिग्निन जो है ये एक प्लांट फाइबर है, इससे कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो इसको काट दो, बात खत्म। तो अब अगर हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि 4.0 किलो कैलोरीज पर ग्राम, याद रखना। और प्रोटीन, प्रोटीन भी, सॉरी ये आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन थोड़ा मैं इधर लिखता हूं, प्रोटीन का 1 ग्राम वो भी कितना प्रोवाइड करता है, 4.0 किलो कैलोरीज पर ग्राम, क्योंकि ये इसका यूनिट है, किलो कैलोरी जो है ये इसका यूनिट है, ठीक है। तो अब फैट्स जब 1 ग्राम बर्न हो जाएगा तो इससे 9.0 किलो कैलोरीज पर ग्राम, तो बस बात खत्म। 5 ग्राम्स है, 1 ग्राम से 4.0, 5 ग्राम से कितना, 5 इंटू 4, 4.0 दैट इज 20.0, that is 5 into 5 grams of raw sugar into 4, sorry, it is 4.0, 4.0, 5 zeros are 0, 5 fours are 20, that is 20.0, ओके बेटा। तो 5 ग्राम से कितनी एनर्जी मिलेगी हमें, 20.0 किलो कैलोरीज, ओके। नाउ प्रोटीन्स के ऊपर 4 into 4.0, 400, 4 4 16, 16.0, सॉरी इससे थोड़ा बहुत डस्ट निकलता है। नाउ दिस इज 10 ग्राम बेफेलो घी, इट इज फैट, दिस 2 इज फैट, सो 10 plus 2 इट इज 12, 12 into 9.0, 0, 9 2s are 18, 9 1s are 9, 9 plus 1 that is 108.0। अब आप ये लिग्निन तो हमने काट दिया, ये प्लांट फाइबर है, अब आप इसको ऐड करो, ठीक है। तो जब हम ऐड करेंगे 108 और 120 हो गए 128, 128 प्लस 16, 128 प्लस 10, 138, 138 प्लस 6 दैट इज 144, 144 इसका आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, मैंने शॉर्ट में बोल दिया। 5 ग्राम्स, 4 ग्राम्स, 12 ग्राम्स, 4.0 इससे एनर्जी निकलती है 1 ग्राम, 1 ग्राम से इतनी एनर्जी, 1 ग्राम से इतनी एनर्जी, और फैट के 1 ग्राम से इतनी एनर्जी। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया फिर लास्ट में टोटल किया और हमारा आंसर आ गया 144, सो द आंसर विल बी 144। आई होप ये लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको लग रही है कि किसी जगह पे कोई डेफिशिएंसी है, आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, आप वहां पे कमेंट करके उस चीज को मतलब मेंशन कर सकते हो, तो आई विल मेक इट क्लियर इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज, हैव अ गुड डे।